नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम बात कही। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के घर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ऑफिस में बात करते हैं तो बातचीत करते हैं, और जब घर में बात करते हैं तो बतकही करते हैं। और बतकही जब सुल्तानपुर ज़िले में हो, जहाँ के संजय सिंह का घर है, उनके घर आए हैं, तो फिर सोने पर सुहागा है। इसलिए ये बतकही आप कुछ अवधि में, कुछ खड़ी बोली में, दोनों में सुनेंगे। लेकिन बतकही शुरू से करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन लोगों को उनका बोलना खलता है। और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका चुप रहना खलता है। तो संजय भाई ऐसे नेता हैं जो चुप रहते हैं तो बहुत खलता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये ज़्यादा देर चुप बैठे रहें। इनके ऊपर मैं सवाल दाग देता हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उस सरकार की ताकत कम करने के लिए केंद्र सरकार जो है तरह तरह के जुगाड़ कर रही है। तो संजय जी अध्ययन भी करते हैं, और इनका गुस्सा भी होता है, आक्रोश भी होता है, और बौद्धिकता भी होती है। हर तरह से संजय जी का एक लक्ष्य होता है कि आम आदमी की, आम जनता की चिंता करना। लेकिन ये सिर्फ चिंता नहीं करते हैं, चिंतन भी करते हैं, जहां से सवालों के जवाब निकलते हैं। आज हम इसीलिए सब लोग चिंतित होंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार को किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो पीछे धकेलना चाह रही है। लेकिन आप आज संजय जी आपकी इस चिंता को दूर करेंगे और आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है। तो संजय जी, वो इशू आपको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप से ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सवाल भी होते हैं और जवाब भी होते हैं। तो बस आप हम हमारे सुल्तानपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा दें कि क्या कुछ खेला चल रहा है और उसका क्या समाधान है। देखिए, जो केंद्र सरकार ने बिल पास किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पहले समझ लीजिए क्या है। हाँ। दिल्ली की विधानसभा बनी 69वें संविधान संशोधन से। जी। आर्टिकल 239AA एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके तहत दिल्ली की विधानसभा बनी। जब 239AA का क्लॉज 6 पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली में चुनी हुई मंत्रिपरिषद होगी, और वो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी। कोई एलजी नहीं जी, मंत्रिपरिषद, चुनी हुई सरकार जी, असेंबली के प्रति जवाबदेह होगी। जब नया संविधान संशोधन किया भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसमें उन्होंने सामान्य संशोधन के जरिए एक बिल लाकर उसमें यह कहा कि एलजी मीन्स गवर्नमेंट, यानी जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली का उपराज्यपाल है, वो दिल्ली की सरकार है। तो ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है जी, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, जी, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के भी खिलाफ है। जी, क्योंकि संविधान पीठ ने क्या कहा? देश के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा 3 विषयों को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन, इन 3 मामलों को छोड़कर सारा विषय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे, यानी केजरीवाल सरकार के पास होंगे। जी, यह स्पष्टता के साथ संविधान पीठ ने भी कहा। तो एक तो आप देश का संविधान नहीं मानते, दूसरा आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, तीसरा आप सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ का फैसला नहीं मानते। जी। तो गैर संवैधानिक काम सरकार ने किया, और किया क्यों ये मैं आपको बता दूं। वर्ष 1998 का इनका घोषणा पत्र पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी का, हमारा नहीं, तब तो हम थे भी नहीं अस्तित्व में। 1998 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। 2003 के घोषणा पत्र में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। 2008 के घोषणा पत्र में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। 2013 के घोषणा पत्र में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। 2015 के घोषणा पत्र में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। और 2003 में भारत की उस समय की तत्कालीन सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का बिल पेश किया।
जिसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। जी। तो आज जो पार्टी 23-25 सालों से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत करती रही, वो दिल्ली की सारी शक्तियां खत्म कर रही है। क्योंकि 23 साल से आप चुनाव हार रहे हैं, जी। पूरी ताकत आपने लगा दी, 13 में, 15 में, 20 में, तीनों बार आप केजरीवाल से हारे। 90% सीटें, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट केजरीवाल जी जीत के आए। 13 में 28 सीटें जीत के आए। जो पार्टी 90% सीट जीत कर आ रही है, आप कह रहे हो वो सरकार है ही नहीं है। तो लोकतंत्र में सरकार क्या है? भारत का संविधान क्या कहता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या कहता है? उसकी मूल आत्मा है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। जी। आप उसके ऊपर एक एलजी बिठाल दे रहे हैं। तो इसके पीछे की बौखलाहट का एकमात्र कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने समझ लिया है कि दिल्ली में हम कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये एक तानाशाही का माध्यम खोजा और वहां पर एक सरकार बैठाल दी। एलजी की सरकार, उपराज्यपाल की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार। लेकिन हम इसमें लड़ाई लड़ेंगे। जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों की जारी है वो आगे भी जारी रहेगी। फ्री बिजली की सुविधा, फ्री पानी की सुविधा, फ्री चिकित्सा की सुविधा, फ्री शिक्षा की सुविधा, महिलाओं को बस के फ्री यात्रा की सुविधा। यानी एक सरकार जो इतने अच्छे काम कर रही है, उसका आप गला घोट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव हार रहे हैं। अब इसके लिए एक बात और उठा रहे हैं कि केंद्र में, और ये भी कह रहे हैं कि पहले से ऐसा होता आ रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी या जो भी थी, अगर दिल्ली में, जब से दिल्ली राज्य का गठन हुआ है, दिल्ली में जो भी डिफरेंट पार्टी की सरकार होगी उसके साथ यही किया जाएगा जो कि आम आदमी पार्टी के साथ किया गया है। और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ये समझना तो फिर आप चुनाव बंद कर दीजिए दिल्ली में। चुनाव क्यों कराते हैं? ये भी बात हो रही है। चुनाव बंद कर दीजिए। आप वहां चुनाव क्यों कराते हैं? हाँ, ये भी बात हो रही है। आप वहां सरकार क्यों चुनते हैं? ये भी बात हो रही है कि ये जो है विधायक की सैलरी, सारा कुछ सिस्टम की सैलरी, हजारों करोड़ रुपए जाया हो रहे हैं। तो सरकार अगर ऐसा चाहती है कि ये सरकार में काम न करे तो इसको बंद करो, ये भी मांग उठ रही है। दीजिए आप, क्योंकि जब आपको तानाशाही करना है, हिटलरशाही करना है, तो आप चुनाव क्यों कराते हैं? आप मुझे बताइए, एक सरकार जो फ्री बिजली देने का काम करती है, फ्री चिकित्सा देने का काम करती है, फ्री शिक्षा देने का काम करती है, सीसीटीवी का जाल बिछाती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम करती है, दिल्ली के बजट को 5 साल में दोगुना करती है, इतने सारे दिव्यांगों की पेंशन दोगुना, विधवाओं की पेंशन दोगुना, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना करती है, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना करती है, आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुना करती। इतने सारे काम करने के बाद अगर हमको काम करने की सजा मिल रही है, उस काम करने के अपराध की सजा मिल रही है केजरीवाल को, तो इसमें तो फिर आप तानाशाही ला दीजिए। कोई जरूरत नहीं चुनाव कराने की। भाई, आज केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं, ये बात साबित हो गई। केजरीवाल मॉडल से मोदी जी डरते हैं, बात साबित हो गई। हमारे विस्तार से मोदी जी डरते हैं और भारतीय जनता पार्टी डरती है, ये साबित हो गई। हम 27 सीटें गुजरात में जीत के आए। हम सर्वे में, हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पार्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इन बातों से घबराकर आप जबरन एक सरकार का गला घोट रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लेकिन बात वही रह जाती है कि आखिर उपाय क्या है, ये इसको किस लेवल पर ले जाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार सरकार के पास होंगे। तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाने के विकल्प के बारे में भी सोच सकते हैं। जी। और भी दूसरे विकल्प हैं जिसके बारे में सोच सकते हैं। तो पार्टी उसके बारे में जल्दी ही फैसला लेगी, केजरीवाल जी जल्दी ही फैसला लेंगे। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि अब तक हम लोग ये सुनते आए कि सरकार जनता का काम आगे बढ़ाने के लिए बिल लेके आती है, मोदी सरकार जनता के सारे काम रोकने के लिए बिल लेके आ रही है। तो ये बड़ी अजीब बात है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बन पाएगा? निश्चित रूप से मुद्दा होगा, 100% मुद्दा होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी फिर खत्म हो गई ना। जी। अगर आप चुनी हुई सरकार को ही नहीं मानते तो फिर जनता के वोट का क्या मतलब रह गया? जी। चुनाव का क्या मतलब रह गया? लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया? संविधान का क्या मतलब रह गया? कल बंगाल में आप चुनाव हारेंगे, कह देंगे गवर्नर इज गवर्नमेंट। जी। महाराष्ट्र में कह देंगे गवर्नर इज गवर्नमेंट, केरल में कह देंगे गवर्नर इज गवर्नमेंट,
तमिलनाडु में कह देंगे गवर्नर इज गवर्नमेंट, जी जी। तो फिर आप कह दीजिए कि प्रेसिडेंट मीन्स गवर्नर, गवर्नमेंट। हाँ, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, कह दीजिए आप। ये एक रास्ता खोल रहे हैं राज्य सरकारों को शक्तिहीन करने का, बुलडोज करने का, खत्म हाँ। करने का, राज्य सरकार को, राज्य सरकार के ऊपर राज्यपाल और एलजी का डंडा चलाने का। जी जी। तो नहीं, लोग जो हैं इस बात को देख रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और सारे हैं, उनको ये दबाते जा रहे हैं, हर तरह से दबाते जा रहे हैं। विपक्ष मुखर नहीं हो पा रहा है। विपक्ष पे अगर कोई बड़ा आरोप लगता है तो यही आरोप लगता है कि विपक्ष जो है सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहा है। खास तौर से आप जैसे नेताओं से ज़्यादा उम्मीद करता है कि चाहे अपने बयान से या किसी भी तरीके से एक आत्मविश्वास जनता में बनाए रखते हैं। उस तरह से आप क्या करेंगे कि जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, तो इन चीज़ों को किस रूप में लोगों तक लेके जाएंगे? देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो लोग उल्टा सलाह देते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा इन लोगों से लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर लड़े भी इनसे तो उसके लिए पहली बात तो एक व्यापक रणनीति होनी चाहिए, सामूहिकता से कोई निर्णय हो कि कैसे इनके खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जा सकती है, सार्थक लड़ाई लड़ी जा सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर सरकार ये मन बना के ही बैठ जाए कि मुझे कुछ मानना ही नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, भाई आप किसानों का उदाहरण ले लीजिए। 120 दिन से किसान आंदोलन पर है, लेकिन कोई नतीजा निकला क्या? नहीं। देश का प्रधानमंत्री वो कहता है कि भाई हम एक कॉल की दूरी पर हैं किसानों से। 1.5 महीने हो गए, एक कॉल नहीं पूरी हो पाई उनकी। आप इसको क्या कहेंगे? कटीले तार आप सड़कों पे गाड़ रहे हैं, आप मोटे मोटे कीले लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं, लाठियों से पिटवा रहे हैं। ये क्या है? अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं, देश के अन्नदाता हैं, वो आपका पेट भरते हैं, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप उनको अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आंदोलन विरोधी अपने चरित्र से देश को बेचने वाली एक सरकार देश के अंदर चल रही है, जो सारे संसाधन सब कुछ चंद पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है। आज ये सरकार, इसका बजट पढ़िएगा, बहुत ही खतरनाक बात है। और आपके दर्शकों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि खासतौर से युवा वो सावधान हो जाएं। 35 लाख नौकरियां इस देश के अंदर जाने वाली हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? सरकार रेल बेच रही है, सरकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच रही है, सरकार कोल इंडिया बेच रही है, सरकार बीपीसीएल बेच रही है, LIC बेच रही है, बैंक बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, पोर्ट बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, पूरा हिंदुस्तान बेच रही है। लेकिन और अगर हम और आप चुपचाप बैठे रहे तो धीरे धीरे देश की सारी संपत्तियां बिक जाएंगी। आप उतरिए, लखनऊ में लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट। जी जी। अब चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एयरपोर्ट नहीं, अडानी एयरपोर्ट है। जी। तो आपका एयरपोर्ट, आपका पोर्ट, आपकी रेल, आपकी सेल, आपकी सरकारी संपत्तियां, PSU जितने सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, सब बिकते अगर चले जाएंगे। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी LIC का नारा है। जी जी। अब क्या कहेंगे आप? अब तो आपकी जिंदगी में ही LIC बिक जा रही है, खत्म हो जा रही है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चुनौती है खासतौर से आप जैसे नेताओं के लिए। जैसा कि एक जुमला कहा जाता है किसी दूसरे के लिए, भगत सिंह के लिए कहा जाता है, वही चूंकि आपके लिए भी रिपीट हो सकता है कि संजय सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस चुनौती से कैसे? नहीं, मैं बहुत अपने आप को बहुत ही शहीद आजम भगत सिंह की तुलना में तो हम लोग उनके पैर की धूल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि हम लोगों को विरोध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर जिस तरह से सारी संपत्तियां कुछ पूंजीपतियों को दी जा रही हैं, जिस तरीके से देश को बेचा जा रहा है,
और भी गंभीर बात, जिस तरह से बैंकों को खाली किया जा रहा है, जी। ये बहुत ही गंभीर बात है अपने आप में। ये देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। जीएसटी से आपने देश को बर्बाद किया, नोटबंदी से आपने देश को बर्बाद किया, लॉकडाउन में आपने ताली थाली बजवा के देश को बर्बाद किया। यानी सब कुछ। आप रोजगार देख लीजिए तो कहीं भी रोजगार नहीं है नौजवानों के लिए। रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं उनको मुकदमे मिलते हैं, उनको जेल मिलती है। 10.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के बैंकों का गायब हो चुका है। जी। ये आपको जानकर हैरानी होगी। अभी मैं आपसे कहूं 10.5 लाख करोड़ लिख दीजिए तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। ये पैसा किसका है? ये मोदी जी का पैसा नहीं है, ये आदित्यनाथ जी का पैसा नहीं है। ये पैसा इस देश के लोगों का है, कर्मचारियों का है, नौजवानों का है, किसानों का है, छोटे व्यापारियों का है। वो बड़े विश्वास के साथ अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। आप वो पैसा उठा के नीरव मोदी को दे देते हैं, विजय माल्या को दे देते हैं, मेहुल चौकसी को दे देते हैं, अंबानी को दे देते हैं, अडानी को दे देते हैं। चंद पूंजीपतियों ने देश का 10.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया। जी। और वो पैसा खा गए। जी। भाग कर बैठे हुए हैं विदेशों में, आपको चिढ़ाते रहते हैं। जी। आप 9,000 का कर्जा ले लीजिए तो आपको तहसीलदार पकड़ के जेल में डाल देगा, हवालात में बंद कर देगा। और 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या बैठा हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी बैठा हुआ है, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा बैठा हुआ है, 2,200 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी बैठा हुआ, और ऐसे तमाम पूंजीपति तो आपके देश का पैसा लूटते हैं। विदेशों में जाके बड़े बड़े बिल्डिंग, घर, फैक्ट्रियां बनाते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं। आपका उन देशों के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है, प्रत्यार्पण संधि भी नहीं है, और आप उनको अपने देश में ला नहीं सकते, तो आपके पैसे की खुलेआम लूट हो रही है। आप यहाँ पर सुल्तानपुर में और फैजाबाद में और बस्ती में और लखनऊ में और हरदोई में, मतलब यहाँ पे चोर पकड़े जाते हैं 2 लाख 4 लाख रुपए का, तो हम लोग कहते हैं मारो पीटो। कई बार हम देखते हैं चोरों को पकड़ के लोग जान से भी मार देते हैं। जी। और जो ये 20-20 लाख करोड़ रुपए, 10-10 लाख करोड़ रुपए देश का लूट के बैठे हैं, इनका क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये तो बड़े लुटेरे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या इनको मेहुल भाई कहते हैं मोदी जी, मेहुल भाई, नीरव भाई। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि गलत तथ्यों से लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश को मुक्त करने में मैं जेल गया था। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है कि आखिर जेल में किसने भेजा था। तो इन चीजों से बहुत बड़ी चुनौती देखिए, ये हमारे मोदी जी जो हैं वो ईश्वर हैं, वो कहीं भी व्याप्त हैं, हर जगह वो मौजूद हैं, और वो कोई भी बात बोल सकते हैं, उनको इस बात की आज़ादी है, और उनके भक्त जो हैं वो उसको सही साबित करने में लगे रहते हैं। और मैं समझता हूं कि दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सच नहीं बोल सकते। जी। मैं भी सच नहीं बोल सकता उतने कॉन्फिडेंस से जितना ये कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई किससे हो रही थी? पाकिस्तान से। बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी। जी। बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा था? सारे हिंदुस्तान के नेता खड़े थे। बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा था? बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ पूरी भारत की सरकार खड़ी थी। तो जब भारत की सरकार बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश के साथ खड़ी थी, तो गिरफ्तार किसने किया नरेंद्र मोदी जी को? ये यही कंट्रोवर्सी पाकिस्तान ने किया या भारत ने किया? क्योंकि लड़ाई तो पाकिस्तान से हो रही थी, भारत सरकार तो समर्थन में थी। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप झूठ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके भारत का मजाक बनवाते हैं, भारत की हंसी करवाते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सच बोलिए। इस तरीके से झूठ बोले जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में आप पकड़े जाएंगे। कभी आप बिहार जाते हैं तो चुनाव के लिए कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। अब सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। कभी आप संत कबीर नगर जाते हैं तो कहते हैं संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी और बाबा गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में 100 साल का अंतर है। कभी आप कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों को मैंने प्रधानमंत्री आवास के घर की चाबी बांट दी, तो किसी ने कान में कहा कि हुजूर यहाँ की तो आबादी कुल 130 करोड़ है।
तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, वो मजाक बनवाते हैं अपना। आप चले गए अमेरिका में, कहने लगे अब की बार ट्रम्प सरकार। अरे भारत की विदेश नीति को समझिए। हम लोग निरपेक्ष रहकर दुनिया के तमाम देशों का समर्थन अपने साथ लेते हैं। आप जाके वहां पार्टी बन रहे हैं, ट्रम्प का प्रचार कर रहे हैं, आपको देश की कोई चिंता नहीं रहती। आप बिना बुलाए जो है नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं। आपने देश की प्रतिष्ठा को कहां पहुंचा दिया। आपने आईएसआई को बुला के पठानकोट में जांच करवा दी, जिस आईएसआई को हम लोग हमेशा से ये मानते रहे कि आतंकवादी संगठनों का संरक्षक है। आपने देश की आप पीडीपी के साथ आप सरकार बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए जी, जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, उस पार्टी के साथ आप सरकार बना लेते हैं। तो आप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो लोग इस देश की धरती को बेचने के लिए तैयार हैं, किसानों की जमीन आप ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। आपने कानून बना दिया असीमित भंडारण का। हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में कहा गया भाई अगर कोई बगल में भूखा रहे तो जमाखोरी मत करना अपने घर में, पहले उसका पेट भरना। मोदी जी क्या कह रहे हैं इस कानून में, कृषि कानून में असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। यानी बड़े बड़े पूंजीपति सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदेंगे, उसका भंडारण करेंगे। जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। काला बाजारी, जमाखोरी, महंगाई, तीनों को बढ़ावा देने वाला ये कृषि कानून है। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही। आप कह रहे हो 5,000 एकड़ जमीन आएगा, अडानी ले लेगा और वो अपने हिसाब से फल लगाएगा, सब्जियां लगाएगा, अनाज लगाएगा, पैदावार करेगा, देश की तरक्की करेगा, किसान की तरक्की करेगा। अरे कितनी झूठी बात है। 5,000 एकड़ जमीन लेकर कुछ किसानों से पहले तो उनकी मेड़े तोड़ेगा, उन मेड़ों को तोड़ के बराबर करेगा जमीन, उस पर 60-60 फीट के रास्ते बनाएगा, उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, उसमें फल पैदा करेगा, सब्जियां पैदा करेगा। 3 साल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा और जब हम जाएंगे और कहेंगे हमारी जमीन हमको चाहिए, तो एसडीएम साहब कहेंगे जमीन कहां? बोलोगे आप यहां, बोलेंगे यहां तो रास्ता है। फिर बोलोगे यहां, तो बोलेंगे कोल्ड स्टोरेज है। बोलेंगे यहां तो नाला बना हुआ है। आपको जमीन आपकी मिलेगी क्या? तो हिंदुस्तान के किसानों की जमीन को कब्जा करने का ये कृषि कानून है। और अगर ये कानून पास तो हो ही गया है, अगर जमीन पर लागू हो गया तो आप समझ लीजिए देश के किसानों की जमीनें उनके हाथ से चली जाएंगी। जो लोग धरती माता को बेचने का काम कर रहे हैं उनको भारत माता की जय लगाने का अधिकार नहीं है। ये इतने बड़े बेईमान लोग हैं। ये नमक हराम सरकार है इस देश के अंदर, जो लोगों का नमक खाती है और उसके साथ नमक हरामी करने का काम करती है। ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करती है। हम लोगों ने अपने बाप दादा से सुना कि जो पुरखों की संपत्ति बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो पुरखों की संपत्ति बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर इस समय चल रही है। ये हमको आपको समझना होगा। अगर इस देश के लोग नहीं जागे तो आने वाले दिनों में जैसा मैंने आपको कहा, सब कुछ आपका बिक जाएगा। आप धर्म के, जाति के नशे में डूबे रहना, आपको दिखाई जमीन पर कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक सुझाव आया था कि ये एसडीएम को पावर देने की बजाय अगर ग्राम प्रधान को पावर दे देते तो वो ग्राम प्रधान जो है वो किसान की सुरक्षा। अरे भाई, मैं आपसे एक सीधे चीज पूछ रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण आप देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए। जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वहां का किसान भूखमरी पे पहुंच गया। वहां के किसानों को सरकार सब्सिडी देती है उनकी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। तो आप पूरे दुनिया का उदाहरण देखिए ना, आप अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए, जो आपसे संसाधन में, शक्ति में, विकास में बहुत ज्यादा आगे हैं। जब उन देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल हो गई तो आप क्यों इसको जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसानों की जमीनों को कब्जा करके अडानी अंबानी को देना। वहां जब तार लग जाएगा, उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो जाएगा बाहर, तो किसान तो अपने जमीन में घुसने नहीं पाएगा जब अपना खेत देखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये इस देश को बहुत ही गंभीर हालत में पहुंचा चुके हैं, घायल कर चुके हैं भारत को देश के प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है कि अभी अगर लोग नींद से नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि एक बड़ा कंफ्यूजिंग इशू चल रहा है कि जब पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या अपने पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतारे जा रहे हैं
ऐसे में ये जो आधार वर्ष, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सारे खेला क्यों हुए, ये समझ में नहीं आ रहा है। पंचायत देखिए, चुनाव भारतीय छोड़िए। जनता पार्टी चुनाव क्यों टाल रही है? क्योंकि अभी किसानों का एक जबरदस्त विरोध उनको जमीन पे देखने को मिल रहा है। उनके मंत्रियों को लोग दौड़ा दे रहे हैं, विधायकों को दौड़ा ले रहे हैं, नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अभी हैं। पंजाब में एक विधायक को पूरी तरह से नंगा नंगा करके कर मारा, दिया है। नंगा नहीं, करके मारा। उसका हालांकि समर्थन मैं नहीं हिंसा करते। हाँ, हिंसा का मैं भी लेकिन समर्थन नहीं करता। बहुत ही खराब हालत। लेकिन फिलहाल ये हो रहा है, और ये होने के पीछे का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। 120 दिन से ज्यादा किसान सड़कों पे बैठे हो गया। आप उनकी बातें सुनते नहीं हैं। आप परिस्थितियां देश की जानबूझकर खराब कर रहे हैं। आप देश के किसानों को जबरन अपने खिलाफ कर रहे हैं। उसकी वजह है कि आप चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन चुके हैं, जिन पूंजीपतियों से आप चंदा लेते हैं, जिनके चंदे से आपकी पार्टी चलती है, जिनके जहाज में आप घूमते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया गया। ये किसान के लिए कानून नहीं है। और इसी के कारण जब तक वो पूंजीपति जिनकी ये दलाली करते हैं वो लोग नहीं बोलेंगे, तब तक ये लोग कानून वापस नहीं देंगे। आप सुन रहे थे सांसद संजय सिंह को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही मुखर होते हैं, और आज हमने जो है सुल्तानपुर ज़िले में संजय सिंह जी के घर पर ये बदकही की। तो आज लाग न लपेट बदकही, साथ में संजय सिंह, इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। हम फिर इसी तरह के तेज कार्यक्रम को लेकर के और आपके लिए रोचक कार्यक्रम को लेकर के, आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम को लेकर के हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ अपडेट आप नियमित रूप से चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए हमारे चैनल इन्फो पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।